तो सभी के सामने स्क्रीन है। और जैसा कि टॉपिक आप सभी को दिख रहा है, जो हमने डैश वाला जो टॉपिक था वो है रेफर्ड पेन। सो जो आज की क्लास का जो टॉपिक है एब्डोमिनल पेन एंड रेफर्ड पेन, तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्यूट एब्डोमिनल पेन के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम रेफर्ड पेन के बारे में जानेंगे। ये रेफर्ड पेन क्या होता है और कैसे हम इससे अंदाजा लगाते हैं। सो एक्यूट एब्डोमिनल पेन, जो कि मोस्टली अगर कभी किसी को सडनली पेट में दर्द हुआ तो हम क्या अंदाजा में लगाते हैं। तो अचानक से किसी के पेट में दर्द हुआ तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या है, सर्जरी की जरूरत पड़ती है या फिर एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है। ये जो हमने एक्यूट एब्डोमिनल पेन पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन ये इमरजेंसी कंडीशन वाला है, तो उसको हम समझेंगे कि ये क्या हो सकता है और क्यों ये होता है, उस समय हमें क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे। सो एक्यूट एब्डोमिनल पेन, अगर हल्का पेट दर्द है तो सामान्य तौर पर गैस की वजह से हो सकता है या फिर ब्लोटिंग की वजह से हो सकता है। इस तरीके की कंडीशन नॉर्मल हल्का पेट। लेकिन अगर तेज है और इतना दर्द है कि मरीज तड़प रहा है तो ये खतरे का संकेत हो सकता है। तो इसमें आपको खास ध्यान देना है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कम्युनिटी, जो कमजोर इम्यूनिटी वाले जो पेशेंट होते हैं जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनमें लेकिन हमको ध्यान देना है कि उनमें अगर पेट दर्द आ रहा है तो किस तरह से वह, उसको हमने ध्यान रखना है। तो दर्द कैसे होता है, पैथोफिजियोलॉजी, विसरेल पेन, यानी आपके जो अंदरूनी अंग रहते हैं जैसे आपके पेट, आंत, लीवर, तो इनको विसरल विसरल फैट आपने सुना होगा, जैसे पेट के आसपास जो चर्बी जमा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड विसरल फैट। तो विसरल पेन यानी अंदरूनी अंग जो रहते हैं उनमें दर्द होना, जैसे पेट, आंत या लीवर से ये दर्द आता है। सो इसकी नेचर क्या होगी, एक तो हल्का दर्द होगा लेकिन एक वाइड एरिया में, बड़े एरिया में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन सही जगह पेशेंट नहीं बता पाता है कि कहाँ ये दर्द चल रहा है। तो कहाँ दर्द हो सकता है, तो अगर ऊपरी पेट में दर्द होता है, जैसे आप पेशेंट को चेक करते हैं, पेशेंट आपको आया, पेट दर्द हो रहा है, उसके लिए तो पेट पेट ही है, उसको रीजन नहीं मालूम है कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में है कि जो है दूसरे किसी और रीजन में है। वो बस बोल रहा है पेट दर्द है। तो आप जब चेक करेंगे पेशेंट को, सबसे पहले नाभि के ऊपर जैसे हम पेन पॉइंट, गैस ओनली एंड गैस आई के बारे में चेक करते हैं, तो जो नाभि के ऊपर वाला हिस्सा है वो स्टमक एंड लीवर के हिसाब से भी वहां पर दर्द हो सकता है। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है या स्टमक में गैस्ट्राइटिस है तो भी ये दर्द हो सकता है। नाभि के आसपास अगर दर्द है तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स को डिनोट कर सकता है। और पेट के नीचे अगर दर्द हो रहा है तो कॉलन, यूरिनरी ऑर्गन से रिलेटेड वो दर्द हो सकता है। ये अंदाजा लगाया जाता है, फिर आगे उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। फिर हम पूछते हैं कि कुछ खाने के बाद हुआ, या जैसे लोअर एब्डोमन में है तो पीरियड का दर्द है क्या, महिलाओं में पूछ सकते हैं आप। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट दर्द होता है, गैस की वजह से भी होता है, तो वो हमें कारण पता करने होते हैं कि पेशेंट को किस वजह से दर्द हो रहा है और उसी आधार पर फिर उसका ट्रीटमेंट। तो पहला हमने देखा विसरल जो है पेन आ गया। दूसरा होता है सोमेटिक पेन। तो विसरल पेन जो है आपको लीवर, पेट और इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ मालूम होगा, पेट, आंत और लीवर।
सोमेटिक पेन यानी कि पेरिटोनियम का दर्द, जो पेरिटोनियम लेयर जो होती है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। तो ये जो पेट की बाहरी झिल्ली से आता है, यानी जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है जिसने हमारे सभी ऑर्गन को कवर करके रखा है, खासकर एब्डोमिनल कैविटी के, तो उसमें अगर सोमेटिक पेन आ रहा है यानी पेट की बाहरी झिल्ली से आता है, तो ये तेज चुभने वाला दर्द होता है और सही जगह पता चलता है। फिर होता है रेफर्ड पेन, दूसरी जगह महसूस होने वाला पेन, यानी प्रॉब्लम कहीं और है लेकिन उसका दर्द कहीं और महसूस होगा। तो ये जो है, ये डैश डैश वाला जो टाइटल था वो ये है, रेफर्ड पेन, जिसकी हमें काफी जरूरत आगे पड़ने वाली। जहाँ दर्द एक जगह से होता है लेकिन महसूस कहीं और होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप जो है राइट ओवरी दबा रहे हैं, पेशेंट को म्यूकस में दर्द हो रहा है। आपने गैस ओनली को दबाया, पेशेंट को लीवर में दर्द हो रहा है। तो ये जो है, या फिर किसी को कंधे में दर्द हो रहा है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया एग्जाम्पल के तौर में, कि अगर कंधे में दर्द है तो यह डायाफ्राग्म इरिटेशन हो सकती, जो डायाफ्राम है उसमें किसी तरह की इरिटेशन हो, उसकी वजह से भी कंधे में दर्द हो सकती। पीठ में दर्द है, तो जैसे मान लीजिए किडनी प्रॉब्लम है, तो नेचुरली दर्द जो है पीछे जाएगा। प्रॉब्लम किडनी में है लेकिन दर्द पीठ में हो रहा है। फिर अगर गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है तो आपके स्कैपुला, यानी कि ठीक पीछे जो है, कंधे के पीछे स्कैपुला जो बोन होती है, उधर आपको दर्द आता है गॉल ब्लैडर। फिर स्प्लीनोमेगाली अगर रहता है तो लेफ्ट साइड आपको ऊपर दर्द आ सकता है कंधे में। ये, तो ये रेफर्ड पेन। ठीक, ये एक छोटा सा एवर ओवरव्यू है। अब हम इसको आगे फिर जो है डिटेल में और समझेंगे। तो रेफर्ड पेन आपको समझ में आ गया। उसके बाद सोमेटिक पेन, यानी कि पेट की जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू आएगा। तो अगर हम पेरिटोनियम के पेन की बात करें, तो पेरिटोनियम में एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। अगर पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन आ जाता है या उस लेयर में पानी भर जाता है, जिसको असाइटिस भी बोला जाता है, तब भी वो दर्द होता है। तो विस्सेरल पेन, सोमेटिक पेन एंड रेफर्ड पेन, ये तीन तरह के पेन होते हैं। और तीनों के जो है पेन को आप लोकेशन देखेंगे, दर्द देखेंगे, तो उससे सही कारण तक पहुंचने में आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेरिटोनाइटिस, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे कि पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन का हो जाना। तो इसका मतलब होता है कि पेट की जो मेम्ब्रेन है पेरिटोनियम, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। कारण क्या हो सकता है? परफोरेशन, शायद आपने सुना हो या नहीं सुना हो। इसमें क्या होता है, जो आपके इंटेस्टाइन होती है उसमें छेद हो जाता है। अब वो किसी कारण से भी हो सकता है, अल्सर की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से हो सकता है, या आईबीडी की जो प्रॉब्लम उससे हो सकता है। तो आंत में छेद हो जाना, या फिर आंत में से कोई चीज लीकी गट बोलते हैं, है ना? गट लीक हो रही कहीं से, तो उस तरह की कंडीशन से इन्फेक्शन ट्रांसफर कर जाता है इसमें पेरिटोनियम लेयर, और जिसकी वजह से जो है पेरिटोनाइटिस हो सकता है। अपेंडिसाइटिस भी एक कारण है इसका। फिर पेनक्रियाटाइटिस है, और इन्फेक्शन, ये चार कारण है जो पेरिटोनाइटिस में देखने को मिलते हैं। बाकी ऐसे और भी कारण होंगे, पर ये मुख्य तौर पर चार कारण आप देख सकते हैं। असर क्या होगा इससे?
तो एक तो शरीर में पानी की कमी होगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, किडनी या लीवर फेलियर की कंडीशन बनती है, और आखिर में जान जाने का खतरा भी हो जाता है। जब पेरिटोनियम में इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो चूंकि ये लेयर सभी ऑर्गन को कवर करके रखी है, तो बाकी ऑर्गन में भी इन्फेक्शन इजीली फैल सकता है। ठीक। तो कुछ खतरनाक कारण भी हो सकते हैं, जैसे आंत का फटना है, ट्रिपल ए खून की नली फटना। ट्रिपल ए खून की नली फटना, किसी को इसके बारे में जानकारी है? ट्रिपल ए क्या होता है? ट्रिपल ए होता है अयोर्टा। जो अयोर्टा होती है वो फट जाती है। अयोर्टा आगे जाके हार्ट के ऊपर से ऐसा एक यू शेप में बनती है, तो कभी कभी वहां पर प्रेशर ज्यादा होने से वो फट जाए, तब भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी और ब्लड सप्लाई रुकना, या फिर इस्कीमिया हो जाए। और गंभीर कंडीशन में जैसे अपेंडिसाइटिस है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि स्टूल फंस जाए, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में सूजन आ जाए। तो यहाँ पर जिस पेन की हम बात कर रहे हैं, पेरिटोनाइटिस की कंडीशन में जब पेन होगा, तो उसके हमने ये अलग अलग कारण देखे कि पेरिटोनियम में इंफ्लामेशन किस तरीके से होगा या कौन से डिजीज में ये देखने को मिलेगा। सो एवेल्यूशन, जांच किस तरीके से की जाती है? तो हिस्ट्री पूछी जाती है पेशेंट से। सबसे पहले पूछते हैं कि दर्द कहाँ हुआ, कब शुरू हुआ यानी कब से हो रहा है, कोई उल्टी, बुखार, खून, इस तरीके की कोई कंडीशन है क्या, कितनी बार उल्टी हुई, बुखार आ रहा है क्या, या उल्टी में खून आ रहा है, या आप कोई तरह की मेडिसिन लेते हैं या मेडिसिन लेने के बाद ये कंडीशन हुई क्या, और अल्कोहल लेने की कोई हिस्ट्री है, और महिलाओं में प्रेग्नेंट। तो ये पूछा जाता है, और इससे डॉक्टर जो है या हम लोग जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की नेचर का दर्द है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन भी देखा जाता है। तो इसमें पेट को दबाकर देखते हैं, तो पेट कैसा है, कड़ा है, पेट में दर्द हो रहा है क्या, रिजिडिटी है, कड़ा है, या गार्डिंग। ठीक। तो ये देखा जाता है कि जैसे हम पेन पॉइंट भी चेक करते हैं, तो हम पेन पॉइंट में अंदाजा लगाते हैं कि अगर पेशेंट नहीं भी कुछ बोलता है, तो हम वहाँ देखते हैं कि सॉफ्ट है या हार्ड है, वहाँ टेंडरनेस है, स्वेलिंग है क्या, वो भी देखा जाता है। तो इससे अंदाजा लगता है कि पेन किस तरीके का है, या उनके पेन पॉइंट में या उनसे रिलेटेड ऑर्गन में जो है पेन हो सकता है। तो डेंजर साइंस क्या होते हैं कि या तो बहुत तेज जब दर्द हो, पेशेंट सडनली, पेशेंट का लो बीपी हो जाए, या वो शॉक में चला जाए, पेट बहुत फूल गया हो, या पेट एकदम हार्ड हो गया हो। कैंसर में भी मैंने देखा है, मेरे एक पेशेंट थे, उनका पेट इतना हार्ड हो गया कि जैसे पेट में पत्थर का गोला रखा। वो लोग उसको हर्निया समझ रहे थे, लेकिन जब मैंने उसको चेक किया तो वो कैंसर का कंडीशन था। उनको जो रेक्टल कैंसर था, बाद में वो जो है पूरे पेट में फैल गया। तो हम ये दबा के हम देखते हैं पेशेंट को। अभी थोड़ा सा इसको सिंपल समझ लेते हैं। पेट फूल रहा है और आवाज आ रही है गुड़गुड़ की, पेट फूला हुआ है और साथ में आवाज आ रही है, तो हो सकता है आंत में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी कि आंत में कुछ रुका हुआ हो, स्टूल फंस गया हो। पेट शांत है, पेट में किसी तरह की कोई ऐसा नहीं लग रहा है, आवाज नहीं आ रही, लेकिन तेज दर्द हो रहा है, तो ये पेरिटोनाइटिस हो सकता है। दाईं तरफ नीचे दर्द है, आपका जो लीवर का पॉइंट है और जो राइट ओवरी का पॉइंट है, राइट ओवरी वाले पॉइंट में अगर दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, और उसके साथ जो उल्टी आ रही है, अच्छा इसमें तो ये अपेंडिसाइटिस का केस हो सकता है। तो अपेंडिसाइटिस की एक और चीज पहचानने की है कि जब वो उल्टी करेगा पेशेंट, तो उल्टी कम से कम 3-4 फीट दूर जाके गिरेगी, है ना, इस तरीके से उल्टी सामने की तरफ गिरेगी। ये अपेंडिसाइटिस के केसेस में भी देखने को मिलता है। सो दाईं तरफ अगर नीचे दर्द है राइट ओवरी के एरिया में, तो ये अपेंडिसाइटिस का
सिम्टम्स हो सकता है। और अगर दर्द सीवियर है तो इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, क्योंकि अगर एक बार अपेंडिसाइटिस फट गई तो वहां पर इन्फेक्शन की वजह से जो है इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाएगी और पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है। सो राइट साइड इलियक रीजन में अगर दर्द है, राइट ओवरी जहां हमारा पॉइंट होता है, तो ये अपेंडिसाइटिस का लक्षण हो सकता है। और दूसरा मैंने बता दिया, एक तो हल्का बुखार भी रहेगा और उल्टी जो आएगी बड़ी लंबी दूरी तक उल्टी मुंह से फेंकी जाएगी या निकलती है। अब दाईं तरफ अगर ऊपर दर्द है, तो अगर ऊपर दर्द है यहाँ पर गॉल ब्लैडर का जो पॉइंट है, तो वह जो है गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो सकता है या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, ये कंडीशन होती है। या फिर गॉल ब्लैडर जो है स्लगिश हो गया है, कम काम कर रहा है। अगला है पीठ दर्द। पीठ में पीछे दर्द हो रहा है और पेशेंट शॉक में चला गया, तो उसके लिए ट्रिपल ए नाम की जो कंडीशन है, वो कंडीशन होती है जिसमें अयोर्टा फट जाती है। अयोर्टा क्या है? सभी लोग लिखिए, क्या है अयोर्टा? वेन है या आर्टरी है? ये क्या है? ये सभी लोग बताएं, अयोर्टा क्या है ये? बताइए, सभी लोग लिखिए, फटाफट लिखिए। तो मिक्स आंसर है, किसी ने आर्टरी किसी ने वेन। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। हमारे शरीर में हार्ट से शुद्ध रक्त को ले जाना सेल तक, वो अयोटा के माध्यम से जाता है, जो कि एक आर्टरी है, बड़ी आर्टरी। फिर बाद में वो धीरे धीरे छोटे छोटे आर्टरियोल्स में डिवाइड होती है। तो जो शुद्ध रक्त जो लेके जाती है वो आर्टरी, और जो अशुद्ध रक्त लेके आती है हार्ट की तरफ, वो होती है वेना कावा, और उससे जुड़ी हुई जो ब्रांचेस हैं वो कहलाती है वेन, जिनमें अशुद्ध रक्त यानी कि जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है। सेल ऑक्सीजन यूज करके अपना बाई प्रोडक्ट वेन में डाल देते हैं, और वहां से जो है फिर वो हार्ट में जाएगा। हार्ट से होती है फिर लंग्स में फिल्टर होगा, लंग्स से फिर शुद्ध होकर जो है हार्ट के चैम्बर में आएगा, फिर आयोटा से लेकर फिर पूरी बॉडी में जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता रहता है कंटिन्यू। ठीक है। हमारा जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, आप सभी जानते हैं। तो 1 मिनट के अंदर शरीर का पूरा रक्त जो है हार्ट से होकर गुजरता है। और 5 मिनट में शरीर का पूरा रक्त किडनी से एक बार फिल्टर हो जाता है। तो अगर आप किसी ट्रीटमेंट के बीच में 5 मिनट का गैप देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने जो केमिकल दिया, वो केमिकल से फिल्ट्रेशन जो वर्क है किडनी 5 मिनट में उस पूरे रक्त को एक बार फिल्टर कर देगी, और उससे जो टॉक्सिन है वो बाहर आए। 10 मिनट अगर देते हैं तो 10 मिनट में 2 बार फिल्टर होगा, 15 मिनट 3 बार फिल्टर होगा, इस तरीके से। तो 1 मिनट में शरीर का सारा रक्त हृदय से गुजर जाता है, और 5 मिनट में किडनी से शरीर का सारा रक्त एक बार फिल्टर हो जाता है। तो ये प्रक्रिया लगातार बिना रुके चलती है। अगर कहीं रुकती है, इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पीठ दर्द प्लस शॉक, तो ट्रिपल ए कंडीशन, जिसमें अयोटा में एनुरिज्म हो जाए या बलून की तरह फूल जाए और वो फट जाए, ये कंडीशन होती है। ठीक। अगर ब्लीडिंग हो रही है और पेशेंट को प्रेगनेंसी है, आप देखते हैं कोई महिला है उसको ब्लीडिंग हो रही है, वजाइनल डिस्चार्ज के साथ में ब्लीडिंग जा रही है, और वो प्रेग्नेंट है, तो हो सकता है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये शुरुआती दौर में ही ये चीज हो जाती है। बाकी
मिसकैरेज की कंडीशन भी हो सकती है, तो वो आपको समझना है कि कौन सा महीना चल रहा है, उस आधार पर ये डिसाइड हो। तो ये हमने देखे कुछ संकेत। पेट फूल रहा है और आवाज आ रही तो आंतों में रुकावट हो सकती है। पेट शांत है लेकिन तेज दर्द है तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है। दाईं तरफ नीचे दर्द है हमारे राइट इलियक रीजन में, अपेंडिसाइटिस हो सकता है। दाईं तरफ ऊपर दर्द है, पसली के अंदर की तरफ है, ये गॉल ब्लैडर का दर्द। और पीठ दर्द प्लस पेशेंट शॉक में चला गया है तो ये ट्रिपल ए डिजीज यानी कि आयोटिक एन्यूरिज्म की कंडीशन हो सकती है, जिसमें बस्ट हो जाती है। ब्लीडिंग प्लस प्रेगनेंसी दोनों कंडीशन है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें जो है गर्भ ठहर जाता है और वो वहीं पर बढ़ना शुरू कर देता है, जबकि गर्भ को कहाँ बढ़ना चाहिए, आपके यूट्रस के अंदर। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये बड़ा रिस्की कंडीशन होती है। कई बार ब्लीडिंग रुकती नहीं है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए समय रहते जो है अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए महीने 1.5 महीने के अंदर, ताकि ये पता चले कि जो इम्प्लांट हुआ है वो कहाँ पर है। ठीक, टेस्ट क्या करेंगे? टेस्ट बीमारी के हिसाब से होगा। तो अगर जैसे पेनक्रियाटाइटिस है, तो किसी पेशेंट को अगर पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन होती है तो उसके एमाइलेज और लाइपेज, ये दो तरह के एंजाइम बढ़ जाते हैं। ठीक। महिलाओं में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है, अगर उसको पेट में दर्द हो रहा है तो हो सकता है उसको प्रेगनेंसी ठहर गई हो, तो उसका टेस्ट करेंगे। फिर अगर लीवर की कोई कंडीशन है तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देखेंगे। पेरिटोनियम में कोई इशू है तो उसके लिए सीटी स्कैन वगैरह किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर भी दिया गया है एक्सरे, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं स्टूल फंस गया है पेट में, तो उसके लिए एक्सरे किया जाता है। अभी मेरे एक पेशेंट के साथ ऐसा ही हुआ, उनको स्टूल फंस गया था तो डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह करके देखे, फिर एनीमा देके उनका ट्रीटमेंट किया। कभी कभी कुछ लोगों में ये कंडीशन बनती है कि वो इंटेस्टाइन इतनी वीक हो जाती है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन इजीली हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल आगे नहीं बढ़ता है और पेशेंट को उल्टियाँ वगैरह शुरू हो जाती है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। सो एक्सरे में आप ऑब्स्ट्रक्शन देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में आप गॉल ब्लैडर, प्रेगनेंसी, लीवर की कंडीशन, स्प्लीन की कंडीशन, इंटेस्टाइन वगैरह ये देख सकते हैं। और सीटी स्कैन, तो आपका पूरा गर्दन से नीचे और पेट का पूरा हिस्से को सीटी स्कैन में चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई पेनक्रियाटाइटिस तो नहीं है, हेपेटोमेगाली तो नहीं है, स्प्लीनोमेगाली तो नहीं है, गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन तो नहीं है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन तो नहीं है, या पेरिटोनाइटिस तो नहीं है। ये सारी कंडीशन सीटी स्कैन से भी आप पता लगा सकते हैं। लेकिन ये महंगा टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड सस्ता है, उससे भी सस्ता एक्सरे। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की कंडीशन है। ये तो डॉक्टर के लिए इलाज है, जो अगर हमसे केस हैंडल होता है, इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, तो हम इस तरह के केस ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपेंडिसाइटिस है। हमारे एक न्यूरोथेरेपिस्ट हैं मनोजीत जी, उन्होंने लास्ट ईयर जो है, शायद अभी क्लास में मौजूद होंगे, उन्होंने अपेंडिसाइटिस का केस ठीक किया है। तो अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन है और उसको टाइम है, डॉक्टर ने बोला है कि 2-3 महीने के बाद ऑपरेशन करेंगे, तो आप आराम से उसको ट्रीटमेंट देकर ठीक कर सकते हैं। पेनक्रियाटाइटिस का न्यूरोथेरेपी में इलाज है। कुछ 4 या 5 ऐसे पेशेंट ठीक हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर 2-3 की तो मुझे जानकारी है ही। फिर इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक केस सॉल्व हुआ था जिसकी जानकारी लगी थी। और तो इस तरह से अगर पेनक्रियाटाइटिस है या फिर गॉल ब्लैडर में कुछ इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, उसका ट्रीटमेंट, हेपेटाइटिस है और फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, तो इन सब का इलाज न्यूरोथेरेपी से भी संभव है। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन अगर नहीं है और पेशेंट के पास टाइम है तो न्यूरोथेरेपी से वह जरूर ठीक हो सकता है। से याद रखने वाली बातें, पहले जानलेवा कारण खोजो और महिलाओं में प्रेगनेंसी चेक करो।
ये देखिए, ट्रिपल ए एब्डोमिनल आयोटिक एनोरिज्म क्या होता है? अयोटा हमारे शरीर की सबसे बड़ी खून की नली है। जब यह पेट में फूल जाती है, यानी एनोरिज्म, जैसे जो हमारा साइकिल का ट्यूब होता है ना, एक जगह से टायर घिस जाता है तो कैसे फूल के बाहर आ जाता है, तो इसी तरह से एनोरिज्म होता है, यानी एक तरह से वो वीक हो गया तो बाहर निकल जाता है। और अगर प्रेशर और ज्यादा उसे पड़ जाए तो वो फट जाता है, उसको ट्रिपल ए रप्चर बोला जाता है। अयोटा एब्डोमिनल अयोर्टिक एनोरिज्म क्यों खतरनाक है? कि फटने पर अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और आर्टरी में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। वेन की अपेक्षा आर्टरी में बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बोतल आपको लगाई जाती है, सलाइन की बोतल, वो वेन में लगाई जाती है, आर्टरी में बहुत कम लगाई जाती है। बहुत ही रेयर केस में या कभी जरूरत पड़ती हो, मैंने उतना नहीं सुना है, लेकिन मोस्टली वेन के अंदर ही जो है सलाइन लगाया जाता है, क्योंकि आर्टरी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर मतलब यहाँ अगर आर्टरी को पंचर करेंगे तो करीब 5-6 फीट दूर जाके उसकी धार गिरेगी, इतना प्रेशर होता है। तो अयोर्टिक एन्यूरिज्म जो है, एब्डोमिनल अयोर्टिक एन्यूरिज्म, इसमें जो है अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और सीवियर ब्लड लॉस होने की कंडीशन में पेशेंट शॉक में जा सकता है, कोमा में जा सकता है और मौत भी हो सकती है। लक्षण क्या होंगे, सिम्टम्स? तो इसमें अचानक तेज पेट या पीठ में दर्द होगा, चक्कर या बेहोशी आ सकती है, पेशेंट शॉक में चला जाए क्योंकि उसको ब्लड ही नहीं पहुंचेगा ब्रेन को, क्योंकि अयोर्टा से जो है ऊपर भी दो ब्रांच निकलती है, यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी, यहाँ से ब्रेन को मिलेगी। अगर ये यहीं पेट में ही फट गई तो ब्लड ऊपर जाएगा ही नहीं, पेशेंट जो है शॉक में चला जाएगा। ठीक है। और बीपी सडनली कम होगा और पेट में ऐसा लगेगा धड़कती हुई पल्सटाइल मास, कुछ मांस का टुकड़ा फड़फड़ा रहा हो, ऐसा महसूस होगा। ठीक है। ये बस याद रखिए कि कभी ऐसी कंडीशन आए तो आप उसका अंदाजा लगा सकते, क्योंकि ऐसे केस में इमरजेंसी में आपको जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें ही ऐसे केस को रेफर करना है। तो किन लोगों में ये कंडीशन ज़्यादा होती है? तो ये बुजुर्गों में ज़्यादा देखने को मिलता है, हाई बीपी के जो पेशेंट है उनमें आप इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं। स्मोकिंग करते हैं और जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि नसों में जो है कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। याद रखने वाला पॉइंट, बैक पेन है, पीठ में दर्द और पेशेंट शॉक में चला गया है तो ट्रिपल ए रप्चर, यानी एब्डोमिनल अयोर्टा एनेरिज्म का। हमने एक शब्द देखा था कि जब हम पेट को हम चेक कर रहे थे तो एक हमने देखा दर्द, दूसरा हमने देखा वहां पर हार्डनेस कैसी है, टाइटनेस कैसा है, और एक तीसरा वर्ड हमने देखा था गार्डिंग। तो गार्डिंग क्या होता है? कि पेट को दबाने पर मांसपेशियां अपने आप सख्त हो जाती है। यह शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है। कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया कि किसी पेशेंट का आपने पेन पॉइंट चेक किया और पेट कड़ा कर लिया? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? आपने पेन पॉइंट चेक करने से पहले उसका सिस्टम ठीक था, पेट एकदम नरम था, लेकिन जैसे ही आपने हाथ लगाया पेट कड़क हो गया। ऐसा कितने लोगों ने महसूस किया है, या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पेशेंट को जैसे ही आप पेन पॉइंट चेक करने जा रहे हैं पेट खड़ा हो जाता, छोड़ देते हैं पेट नरम हो जाता? बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन होती है। तो ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है। तो इसमें सडनली क्या, ऐसे पेशेंट का फिर पेन पॉइंट जो है वो धीरे धीरे, वो उसको 2-3 दिन लगेंगे नॉर्मलाइज होने में, उसकी बॉडी को ये समझने में कि उसको कोई खतरा नहीं है। उसको 4-5 दिन। एक मेरे पास ऐसा पेशेंट था तो उसके मैं चेक ही नहीं कर पाता। अच्छा, उसके साथ एक और कंडीशन ये थी कि जैसे ही आप ट्रीटमेंट देने जाओगे उसका शरीर एकदम से रिफ्लेक्स होकर कड़क कर लेगा, तो उसको दर्द होगा। फिर हम बोलेंगे कि आप रिलैक्स कीजिए, बोले सर रिलैक्स हो ही नहीं रहा, मैं तो रिलैक्स छोड़ा हूँ, लेकिन जो है वो मुझे दर्द हो रहा है। आप पैर रखते ही वो कड़क हो जाता है। ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जिसको गार्डिंग बोला जाता है। स्पेलिंग ये है, गार्डिंग। तो पेट को दबाने पर मांसपेशियां अपने आप सख्त हो जाती हैं।
यह शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। क्यों होता है? तो पेट में अगर पेशेंट स्वस्थ है तो बात दूसरी है, लेकिन आपको लगता है कि पेशेंट को किसी तरह की समस्या हो सकती है, तो जिन लोगों के अंदर पेट के अंदर सूजन या इन्फेक्शन होगा उनमें ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक, क्या हो सकता है? स्वेलिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन में पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है, और शरीर उस जगह को बचाने के लिए मसल को टाइट कर देता है। तो गार्डिंग के टाइप्स भी हैं। एक देख लेते हैं, वॉलेंट्री यानी कि इच्छा से पेशेंट खुद ही अपना पेट सख्त कर लेता है, और दूसरा होता है इनवॉलेंट्री गार्डिंग, यानी कि उसको नहीं मालूम है लेकिन अपने आप पेट टाइट। तो मरीज के अंदर वॉलेंट्री गार्डिंग के अंदर अगर देखा जाए तो मरीज खुद जो है डर या दर्द की वजह से पेट को टाइट कर ले, और आराम देने पर, उसको रिलैक्स करने पर कि सर आप रिलैक्स करें, थोड़ा सा पेट को ढीला छोड़िए, तो दर्द कम हो जाए। तो ये तो हो गया वॉलेंट्री, जो कि मरीज डर की वजह से, सडनली आप किसी पेशेंट के पेट में पोक करेंगे, दबाएंगे तो एकदम से पेट सख्त हो जाए, वो डर की वजह से। अगर उनको पहले बता दें कि मैं जो है आपके पेन पॉइंट चेक करने जा रहा हूँ या पेट को चेक करने जा रहा हूँ, तो आप रिलैक्स रहें, और जहां मैं आपको दबा रहा हूँ अगर वहां पर दर्द है तो मुझे आप बता दीजिए। तो पहले से पेशेंट के दिमाग में ये चीज जब जाती है तो वो रिलैक्स हो जाता है कि हाँ उसके साथ क्या होता है, क्या होने वाला है, तो उसका दिमाग भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन सडनली पेशेंट लेटा और आपने हाथ रख दिया पेन पॉइंट पे, तो पेशेंट को डर की वजह से वो पेट सख्त कर लेगा और उसको दर्द महसूस। तो ये जो है आराम देने पर, रिलैक्स होने पर कम होता है। इनवॉलेंट्री गार्डिंग में उसको पता नहीं है, जबकि रियल गार्डिंग इसी को बोला जाता है, ये अपने आप हो जाता है। तो ये पेरिटोनाइटिस की कंडीशन हो सकती है, या पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन। अब अगर हम देखें कि गार्डिंग वर्सेस रिजिडिटी, यानी कड़कपन और गार्डिंग में क्या डिफरेंस है। सो नेचर अगर देखी जाए तो गार्डिंग होगी थोड़ी देर के लिए, अचानक एक रिफ्लेक्स की तरह आएगा वो। और रिजिडिटी यानी कड़कपन जो है लगातार बना रहेगा, यानी वो टाइट ही रहेगा वो चीज। कंट्रोल, गार्डिंग थोड़ा कंट्रोल हो सकता है लेकिन रिजिडिटी कंट्रोल नहीं होती है। सीरियसनेस के तौर पे देखा जाए तो ये मॉडरेट कंडीशन होती है, गार्डिंग से उतना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिजिडिटी अगर है, पेशेंट में बहुत ज्यादा कड़कपन है ना, सख्त हो गया है, तो ये सीरियस कंडीशन। तो अगर गार्डिंग मिले तो पेरिटोनाइटिस का शक है, सर्जिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, ये उस तरह के केसेस में आपको देखने को मिलेगा। तो क्विक रिवीजन, ट्रिपल ए रप्चर, अचानक दर्द होगा, पीठ में होगा और पेशेंट शॉक में जाएगा, इमरजेंसी कंडीशन। गार्डन गार्डिंग जो है पेट की मसल्स को सख्त कर लेना, तो अंदर इन्फ्लामेशन है। तो ये जो गार्डिंग की कंडीशन है, पेशेंट आपके पास आया है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, पेट पकड़ के बैठा हुआ, उस समय आप पेट चेक कर रहे हैं और वहां आपको गार्डिंग देखने को मिलती है, यानी कि वो टाइट हो जा रहा है मसल, तब वहां पर इन्फ्लामेशन की कंडीशन होगी, पेरिटोनाइटिस। ऐसा नहीं कि पेशेंट को कोई दर्द नहीं है, वो आया तो कुछ और के लिए है, लेकिन हम फिर भी पेन पॉइंट तो चेक करते हैं, तो वहां पर सख्त हो गया, तो वो दर्द अलग तरह की होगा, उसका अलग कारण होगा। लेकिन पेशेंट आया है दर्द की कंडीशन के साथ, और फिर उस दर्द की लोकेशन को पता लगाने के लिए जब आप पेट को चेक कर रहे हैं तो मसल वो सख्त हो जा रहा है नेचुरली, अपने आप ही, तो हो सकता है कि कहाँ पेट में इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है। फिर जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक था वो शुरू होगा। समझ में आया तो यस लिख दीजिए। कोई बात नहीं, दोबारा समझने के लिए कल ये वीडियो मैं डाल दूंगा, अब दोबारा फिर से देखो, बार बार देखो, तो चीज़ें समझ में आएंगी। और ये हमारे प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है चीज़ों।
इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा आता है इंटरेस्टिंग टॉपिक, रेफर्ड पेन, जो हमारे प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। यानी प्रॉब्लम कहीं और है लेकिन उसका दर्द कहीं और हो रहा है। कुछ हमने उदाहरण देख लिए, जैसे कि आपका गॉल ब्लैडर का पेन है, और डायफ्राग्मेटिक इरिटेशन जिसका दर्द शोल्डर में आ सकता है। तो रेफर्ड पेन क्या होता है? तो दर्द एक जगह पैदा होता है लेकिन महसूस किसी दूसरी जगह होता है। यानी असल समस्या और दर्द की जगह अलग अलग होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो शरीर की नसें, यानी नर्व्स जो है स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ती हैं। क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ही सारी नसें अलग अलग जगह गई हैं। जैसे डायफ्राम के लिए फ्रेनिक नर्व गई है, फिर पेनक्रियास के लिए अलग नर्व गई है T8 से। तो ऐसे अलग अलग जगह नर्व गई हुई। तो अलग अलग अंगों की नर्व एक ही जगह जाके मिल जाती, कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड। तो कभी कभी दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और दर्द गलत जगह महसूस होता है। तो इसको कहते हैं नर्व कन्वर्जेंस। आसान उदाहरण के तौर पर देखें, असली समस्या है जैसे गॉल ब्लैडर का दर्द। तो ये दर्द कहाँ हो रहा है? गॉल ब्लैडर, यहाँ तो दर्द मालूम नहीं पड़ रहा है, पर ये दर्द दाएं कंधे और आपको स्कैपुला में देखने को मिल रहा है। या पेशेंट को, मैं पेशेंट बोल रहा है कि भाई मुझे जो है दाहिने कंधे में भी दर्द है और ये मेरा पीछे भी दर्द जा रहा है। तो हो सकता है ये दर्द जो है उसको गॉल ब्लैडर की वजह से हो रहा है। ठीक। दूसरा उदाहरण, पेशेंट को किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन है तो जहां हम लीवर जीरो म्यूकस जीरो करते हैं वहां से दर्द होते हुए ये ग्रोइन की तरफ आ रहा है, जांग की तरफ ही आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम किडनी में है लेकिन दर्द ग्रोइन में पैदा हो रहा है या ग्रोइन में महसूस हो रहा है। तो ये किडनी स्टोन का दर्द हो सकता है। कंधे में दर्द की शिकायत लेके कोई पेशेंट आ रहा है तो ये डायफ्राग्मेटिक इरिटेशन की कंडीशन हो सकती है। और बाएं हाथ में दर्द हो रहा है और साथ में ये दर्द जबड़े की तरफ में भी हो रहा है। ठीक, यहाँ भी दर्द हो रहा है और बाएं हाथ में भी। तो हो सकता है पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम। तो उससे पूछना कि पहले कोई हार्ट का कुछ इशू हुआ था क्या, कोई हिस्ट्री है क्या। तो उससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि हाँ ये पेशेंट, कभी कभी ये सर्वाइकल की वजह से भी होता है ना। अब मान लीजिए सर्वाइकल में कोई नर्व कंप्रेस हो रही तो उसकी वजह से भी लेफ्ट साइड हो सकता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हार्ट की वजह से तो नहीं है या सर्वाइकल, किस चीज को पकड़ना पड़ेगा। तो कैसे करें इसकी पहचान, रेफर्ड पेन की पहचान किस तरह से की है? तो दर्द की जगह और बीमारी की जगह मैच नहीं करती, और दबाने पर उस जगह ज्यादा टेंडरनेस नहीं होती है। यानी कि जहां आप कंधे में देख रहे हैं लेकिन वहां कोई टेंडरनेस कड़कपन नहीं है, फिर भी दर्द महसूस हो रहा है, तो ये रेफर्ड पेन हो सकता है। साथ में अन्य सिम्टम्स होते हैं जैसे उल्टी, पसीना या बुखार। तो ये भी रेफर्ड पेन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक। तो कैसे पहचानेंगे? तो दर्द की जगह और बीमारी की जगह, यानी बीमारी है गॉल ब्लैडर, दर्द हो रहा है कंधे में, तो इसको आपको कोरिलेट करना है कि ये कहीं इससे तो नहीं जुड़ा है। ठीक है। और अगर जो दूसरी जगह जो कंधे में दर्द हो रहा है वहां चेक करना क्या ये कंधे वाकई कंधे का दर्द है या गॉल ब्लैडर से जुड़ा है। तो अगर वहां टेंडरनेस है तो हो सकता है वहां इन्फ्लामेशन टेंडरनेस हो, तो वो कंधे का हो रियल पेन, वो गॉल ब्लैडर का ना हो। ये चीज है। और अब जैसे मान लो उल्टी, पसीना, बुखार आ रहा है तो हो सकता है कि इन्फेक्शन हो गया हो, डायफ्राम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके से। सो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्यों इतना जरूरी है? तो अगर डॉक्टर सिर्फ दर्द की जगह देखकर इलाज करे तो गलत डायग्नोसिस हो सकता है। इसीलिए पेन पैटर्न को समझना जरूरी है। और उसके साथ साथ जो जुड़े हुए एसोसिएटेड सिम्टम्स जो होते हैं उसके साथ में जो सिम्टम्स और भी हैं उन सबको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि आखिरकार ये कौन सी समस्या हो सकती है। सिंपल ट्रिक, पेन ट्रेवल करता है नर्व के रास्ते। ठीक है, इसलिए अब आपके मन में सवाल उठता कि भाई गॉल ब्लैडर तो यहाँ लेकिन दर्द यहाँ क्यों हो रहा है?
तो चूंकि सारी नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड में मिलती है, तो स्पाइनल जो नर्व है वो नर्व के थ्रू पेन जो है ट्रेवल करता है, तो नियर बाई जो प्लेस होगा वहां पर आपको पेन फील हो सकता है। अब ये नहीं है कि गॉल ब्लैडर का दर्द है और आपको टांग में दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं आएगा। वो जो नियर बाई जहां पर उसका कनेक्शन है नर्व रूट का, वहां आपको क्लियर ये पेन देखने को मिलेगा। सो शॉर्ट समरी के तौर पर अगर देखें तो रेफर्ड पेन, दर्द दूर महसूस होना, कारण क्या होता है, नर्व कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, और डायग्नोसिस में ये कंफ्यूज कर सकता है। सो कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। रेफर्ड पेन को अगर हार्ट से रिलेटेड है तो कहाँ कहाँ ये दर्द हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा डीप जाने वाले हैं, आपका कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, इसका ध्यान रखें। सभी रेडी हैं? फोन रख के भूल तो नहीं गए, या फोन रख के किसी काम में लग गए हों? एक बार यस लिखो सभी लोग, या फिर ऐसा शो कीजिए तब मुझे पता चले आप सब लोग जागृत हैं। यस, चलिए। बहुत बढ़िया। सो अगर रेफर्ड पेन हार्ट की वजह से है तो कहाँ कहाँ उसका दर्द हो सकता है। डिजीज के तौर पर एक उदाहरण ले, हार्ट अटैक। पेशेंट को हार्ट अटैक आने वाला है, जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी बोला जाता है। तो इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ होगी? एक तो बायां हाथ, लेफ्ट साइड। हार्ट कहाँ होता है? लेफ्ट साइड। किसी का अगर राइट साइड हो तो बात अलग है ना, वो एक रेयर केस होगा। मोस्टली ज्यादातर लोगों का लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट हैंड में दर्द आएगा। ठीक, फिर कंधे में दर्द आएगा। ओके, जबड़ा, जौ में यहाँ दर्द आ सकता है, और गर्दन में भी दर्द आ सकता है अगर हार्ट अटैक की कंडीशन है तो। ठीक, तो ये हार्ट डिजीज का सिम्टम्स हो सकता है। ये रेफर्ड पेन है, प्रॉब्लम हार्ट में है, लेकिन दर्द कहाँ दिख रहा है आपको? लेफ्ट हैंड में दिख रहा है, जॉ में दिख रहा है, नेक में दिख रहा है, ठीक है, और आपके जबड़े में दिख रहा है। और इन दो उंगलियों में भी ये सुन्न पड़ने लगती है, दो नम पड़ने लगती है उंगलियां, खासकर छोटी उंगली नम हो जाती है जब हार्ट अटैक की कंडीशन होती है। गॉल ब्लैडर में अगर कोई कंडीशन है, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए गॉल स्टोन एंड कोलसिस्टाइटिस, यानी कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होना और गॉल स्टोन की अगर कंडीशन, तो दर्द कहाँ जाएगा? एक तो राइट शोल्डर में आएगा, और राइट शोल्डर के पीछे आपके स्कैपुला में ये दर्द महसूस हो सकता है। ठीक, हार्ट का देख लिया, गॉल ब्लैडर का। ध्यान से इसको क्लियर करते जाइए, दोबारा जरूरत पड़े तो फिर देखिएगा। डायफ्राम में इरिटेशन, उदाहरण के तौर पे अगर ब्लड या इन्फेक्शन अंडर डायफ्राम, डायफ्राम में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो पेन लोकेशन क्या होगी? शोल्डर में। तो ये दोनों शोल्डर में दर्द आ सकता है डायफ्राम की वजह से। ठीक, एक और कंडीशन है, डायफ्राम के ऊपर किसी तरह का प्रेशर पड़ रहा हो, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन के थ्रू अंदर अगर पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तब भी ये इसको इरिटेट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर अगर हो जाए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट जाए, तो ये कंडीशन बन सकती है। अब किडनी या यूरेटर में कोई प्रॉब्लम हो तो दर्द कहाँ होगा? किडनी में क्या है, जैसे रीनल स्टोन है, या रीनल कैलकुली है, या यूरेटर में जाके स्टोन फंस गया है, तो दर्द ग्रोइन में आएगा और जेनिटल एरिया की तरफ दर्द ट्रेवल करेगा। ठीक है, किडनी में कोई इश्यू है तो ग्रोइन में दर्द आपको महसूस होगा, और जेनिटल एरिया के पास टेंडरनेस या शार्प पेन फील हो सकता है।
किडनी है यूरेटर में। अभी क्लास के बाद मैं आप सबसे पूछने वाला हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुने। आपको बताना है, मैं रेफर्ड पेन बोलूंगा और आपको उसकी बीमारी के बारे में बताना है, ठीक है। पेनक्रियास। तो अगर पेनक्रियास में पेनक्रियाटाइटिस नाम की डिजीज होगी तो पीठ में दर्द जाएगा, ठीक उसके पीछे सेंटर में दर्द होगा, पीछे एकदम पीछे जो है, जहां आप एडीआर देते हैं उस रीजन में ये दर्द देखने को मिलता है, पेनक्रियास का। अपेंडिक्स का दर्द, तो डिजीज अगर अपेंडिक्स है, अपेंडिसाइटिस है, तो उसमें दर्द पेन पैटर्न क्या होगा, नाभि के आसपास, नाभि से लेके दर्द जो है इलियक रीजन की तरफ जाएगा, RLQ, ठीक है। दाई और नीचे पेट में जाएगा, पहले नाभि से शुरू होकर उधर जाएगा, पेरी अम्बिलिकल बोला जाता है। तो नाभि के आसपास हो, राइट साइड, राइट इलियक रीजन में। तो यह विसेरल या सोमेटिक पेन हो सकता है। विसेरल मतलब अंदरूनी ऑर्गन के माध्यम से, हमने अभी देखा था ना, विसेरल पेन, रेफर्ड पेन, ठीक है। अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो लंग्स में 3 लोब होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। लंग्स में अपर लोब को उकसाने के लिए हम क्या देते हैं, लंग प्लस शोल्डर वेव, याद रखिएगा इस चीज को। तो अगर लंग्स में लोअर लोब में निमोनिया हो गया है, जो एल्वियोलाई हैं उनका सैक भर गया है बराबर म्यूकस से, उसमें निमोनिया हो चुका है, तो दर्द कहाँ होगा, पेट में दर्द होगा, क्योंकि लोअर लंग्स का जो हिस्सा है वो थोड़ा पेट के हिस्से के नजदीक में, तो पेट दर्द हो सकता है। और बच्चों में कंफ्यूजन हो सकता है, वो नहीं बता सकते, बोलेंगे कभी पेट में दर्द है कभी छाती में दर्द है, बच्चों की कंडीशन, बड़े तो बता सकते हैं, ठीक है। ये लंग्स का हो गया। अगर टेस्टिस या ओवरी में दर्द है, जैसे टेस्टिकुलर टॉर्सन हो जाए या ओवेरियन डिजीज कुछ हो, जैसे PCOD, PCOS या टेस्टिकुलर टॉर्सन, ये कंडीशन, तो कभी कभी क्रिकेट खेलते समय बॉल लग जाती है टेस्टिस के अंदर, इंजर्ड हो जाए, तो पेन कहाँ आएगा, पेन लोअर एब्डोमन में, जो आपका राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी का रीजन है, वहां पर ये दर्द महसूस हो सकता है, ठीक। स्पाइन प्रॉब्लम अगर है तो डिजीज अगर के तौर पर अगर हम नर्व कंप्रेशन को देखें तो पेन की लोकेशन पेट या छाती में दर्द होगा। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी नर्व कंप्रेस हो रही है। अगर कमर की नर्व कंप्रेस हो रही तो दर्द कूलों में भी जा सकता है। अगर T3 T4 की कंप्रेशन हो रही तो ये छाती में भी ये दर्द आ सकता है। अगर ये T8 के आसपास हो रहा है तो ये पेट या छाती में इसका दर्द महसूस हो सकता है, स्पाइन प्रॉब्लम। ईसोफेगस अगर डिजीज देखें, ईसोफेजियल स्पाज्म, जो ईसोफेगस है वो अकड़ जाए, सडनली उसमें स्पाज्म आ जाए, तो चेस्ट पेन होगा और हार्ट अटैक जैसा लगेगा, ये कंडीशन, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं, बाकी और भी आगे हैं, वो हम जो है यहाँ तक थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो सुपर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पैटर्न्स के तौर पर अगर देखा जाए तो शोल्डर पेन में क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो गॉल ब्लैडर की वजह से हो सकता है, डायफ्राग्मेटिक इरिटेशन की वजह से हो सकता है, या लीवर एब्सेस यानी लीवर में पस बन जाए, ठीक। ये शोल्डर पेन। स्प्लिनोमेगाली भी याद रखिए, स्प्लिनोमेगाली में भी अक्सर दर्द शोल्डर में देखा गया है, लेफ्ट साइड, ये जो है अलग से। और बैक पेन अगर है तो हम इसमें पेट के कारण देख रहे हैं, पेट के अंदर जो ऑर्गन उनकी वजह से, तो बैक पेन हो रहा है और पेशेंट पेट की शिकायत, पेट दर्द की शिकायत लेके आया आ रहा है, हो सकता है पेनक्रियाटाइटिस हो, AAA एब्डोमिनल आयोटा एन्यूरिज्म हो गया हो, या किडनी स्टोन हो। ग्रोइन में पेन आ रहा है तो रीनल स्टोन हो सकता है या यूरेट्रिक कॉलिक हो सकता है। सो आगे और भी रेफर्ड पेन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए हमने जो देखा, हार्ट, गॉल ब्लैडर, किडनी, पैनक्रियास, अपेंडिक्स और टेस्टिकुलर पेन, ये सब चीज़ें हमने देखी। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है आगे के और भी कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे।
कि और किस तरह के अलग अलग रेफर्ड पेन होते हैं, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या क्या दर्द हो सकता है। ठीक है। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का कवर अप करेंगे। थोड़ा सा ही बचा है, 1 मिनट इसको देख लेते हैं, अगर ये कवर अप हो गया तो इसको अभी कर देंगे। सो हार्ट का जो है, लेफ्ट आर्म एंड जा है, गॉल ब्लैडर राइट शोल्डर, स्प्लीन लेफ्ट शोल्डर, किडनी ग्रोइन, पेनक्रियास बैक, हिप और नी। सो इसमें नी पेन के कॉजेज भी आएंगे, ग्रोइन पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, ये सब चीजें भी आएंगी। हैं कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे, क्योंकि मटेरियल और भी है। ठीक है। चलिए, अब हम जो है थोड़े से सवाल जवाब आपसे लेंगे और आपसे पूछेंगे। तो अगर किसी को ग्रोइन में पेन आ रहा है, तो यह किस कारण से हो सकता है? आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। पहला सवाल है, अगर ग्रोइन में दर्द आ रहा है तो ये किस वजह से हो सकता है, या कौन सा ये रेफर्ड पेन का उदाहरण है? हम बताएं सर। हाँ जी, बताइए। किडनी, रीनल इश्यूज, किडनी स्टोन। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है, अगर दोनों कंधों में दर्द आ रहा है तो यह पेट दर्द में कौन सी बीमारी का कारण हो सकता है, या किस वजह से ये हो सकता है? जी बताइए। अपना माइक अनम्यूट करके। हम बताएं सर। हाँ जी, बताइए। आप फटाफट अनम्यूट सर, करके बताते जाएं। हाँ सर ना, आप कंधों में बोला ना आपने। जी, दोनों कंधों में। गोल, दोनों कंधों में गोल ब्लैडर, और तीन चीजें थी, गोल ब्लैडर, लिवर, और है ना एक और था सर, डायाफ्राम आई थिंक। हाँ, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, ये डायफ्राग्मेटिक इरिटेशन की वजह से हो सकता है। शोल्डर पेन का सर, आप गोल ब्लैडर भी बताया था आपने। हाँ, उसका जब गॉल ब्लैडर का रहेगा तो वो स्पेशलाइज्ड किस राइट, कंधे में आएगा? राइट साइड, राइट साइड। ठीक है। ओके ओके ओके। आगे नेक्स्ट और सवाल। दोनों शोल्डर होंगे तो डायफ्राम, है तो ना। डायफ्राम, तो डायफ्राम। ओके। वेरी गुड। और लीवर में भी अगर एब्सेस है, लीवर में पस है, तो किस शोल्डर में दर्द आएगा? सर लिवर राइट साइड है तो राइट साइड में ही आएगा। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है। जी। चलिए, और भी लोग ट्राई करें। मैं अगला सवाल पूछता हूँ, अगर किसी को टेस्टिकुलर पेन है तो उसका दर्द कहाँ पर महसूस होगा, या ओवेरियन पेन है? मैं बताऊं। सर ग्रोइन एरिया में सर। कहाँ पर? ग्रोइन ग्रोइन। नहीं। और ट्राई नहीं। कीजिए, और ट्राई कीजिए। लोअर एब्डोमेन पेन। हाँ जी, लोअर एब्डोमेन में, जो आपका राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी का जो एरिया है, वहां पर इसका यस। दर्द होगा। यस। चलिए, अब आप मुझे बताइए। अच्छा, क्लास में और कौन कौन अवेलेबल, कोई है भी कि नहीं है? किसी ने क्लास सुनी है? राजू सिंह जी, आप अवेलेबल हैं? नाम लिख के सवाल पूछ लो सर। हाँ। कल्पना जी, अब आप बताएंगे। सर मैंने तो अभी बताया है आपको टेस्ट हॉबीज के लिए कि लोअर एब्डोमेन में पेन होगा सर। हाँ, अभी मैं आपसे पूछता हूँ,
अगर किसी को जी पीठ में दर्द है, पीठ में मीन्स T6 से लेके T12 के बीच में अगर दर्द है, तो वह पेट की कौन सी कंडीशन में ये दर्द आएगा? सर, ये पेनक्रियाज की और कोई प्रॉब्लम होगी तो ये हमारे पीठ के पीछे दर्द आएगा सर। पैनक्रियाज में कौन सी बीमारी होती है मैडम? पेनक्रियाटाइटिस होगी सर सर। वेरी गुड, पैनक्रियाटाइटिस में ये दर्द देखने को मिलेगा। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, अगर किसी को राइट ओवरी वाले दर्द जो जगह है वहां पर अगर दर्द होता है, तो यह पेट दर्द में कौन सी कंडीशन को दिखाता है? जी सर, अपेंडिक्स अपेंडिक्स सर। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में कौन सी बीमारी होती है? क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसमें सर। हाँ, यानी अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन का हो जाना। हो जी जाना। ओके। अगर किसी को लेफ्ट शोल्डर में दर्द है, तो यह पेट की कौन सी कंडीशन में दर्द हो सकता है? स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीनोमेगाली। वेरी गुड। अच्छा, स्प्लीनोमेगाली हो जाए या किसी को हेपेटोमेगाली हो जाए, तो हम न्यूरोथेरेपी का कौन सा मैजिक ट्रीटमेंट उसमें यूज करते हैं, जो इन सब चीजों के लिए बेस्ट है? स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली, फोर मेडुला कार्डियोमेगाली। सर, फोर मेडुला भी स्प्लीनोमेगाली में ये काम करता है सर। ओके। रमन सर, रमन। रमन। ओके। और? लेफ्ट रमन। ओके। और इन सब का बेस्ट ट्रीटमेंट है 1 पॉइंट लीवर इंटू 6। स्प्लिनोमेगाली के लिए हाँ, 1 चाहे पॉइंट लीवर इंटू स्प्लीनोमेगाली 6। हो, चाहे लीवर जो है उसका साइज बड़ा हो जाए, हेपेटोमेगाली हो, इन दोनों ही कंडीशन में आपको 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 देनी। सर सर अगर वो बड़ी है, लेफ्ट बड़ी लेफ्ट अगर स्प्लीन भी साइज बहुत अगर, अच्छा काम करता है। क्या हाँ चीज? अगर लेफ्ट लेफ्ट रमन। हाँ, लेफ्ट रामन काम करेगा, वहां पेरिटोनियम को उकसा के वहां सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा। स्प्लीन अगर सर वो एंड अगर लार्ज बड़ी, के लिए। हाँ क्या बोल रहे राजू सिंह जी? अगर अगर वो बड़ी सो साइज जाओ है तो बेटे, उसमें सर जाओ ना। अगर साइज को छोटा करने की कोशिश करेंगे ना सर, फिर मेरे पास सो जाओ, जाओ मैं तो आ जाऊंगा मैं। राइट पंद्रह मेडुला और राइट स्वेट देके फिर नहीं, अपना नहीं, फोर नहीं, मेडुला, फोर नहीं, मेडुला ऐड कर सकते हैं ना 1 पॉइंट लीवर के साथ में। नहीं उसमें नहीं। नहीं, नहीं, उसमें 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 3 रामन दे दीजिए, सर्कुलेशन ओके इंक्रीज होगा। और फिर 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 दे सकते हैं। अगर इन्फेक्शन है तो फिर आपको इन्फेक्शन के हिसाब से, या जी जी। इन्फ्लामेशन हो जाता है मोस्टली, तो इन्फ्लामेशन की ट्रीटमेंट चलेंगे। मोस्टली 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 आपको देते जाओ। ओके। यहाँ आपका जो एड्रीनेलिन का जो फंक्शन आप जो मुझे बता रहे हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड के सिस्टम के माध्यम से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना, वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए है, ना कि ऑर्गन कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। ठीक है? ठीक है राजू सिंह जी। जी सर, जी सर, थैंक यू। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन अलग होता है और ऑर्गन का साइज बड़ा होना अलग होता है, ये दोनों डिफरेंट कंडीशन है। ठीक है? जी चलिए, अब आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम यहीं पर विराम करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट। ये जो टॉपिक जहाँ छूटा है वहां से उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। हरिओम जी, जैसे आंत में पोटी फंस जाए तो उसमें उल्टियां आती हैं बच्चे को। क्या चीज? हम एक बच्चे की डेली की जो कंडीशन देख रहे हैं, जो उसके मम्मी पापा बता रहे हैं हम्म। कि वो 2 या 3 दिन में पोटी जाता है। एक मिनट, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। एक मिनट रुको, मैं जरा देख- हाँ, अभी बोलिए जरा। एक बच्चा है 6 साल का, जी। और खाना भी ठीक खा रहा है, सारी हम्म। जो एक्टिविटी है ठीक कर रहा है, हम्म। लेकिन पोटी जो है 2 3 दिन के बाद ही जाता है। हम्म। और
पोटी उसका मतलब ऐसे जो नीचे WD के एरिया में पूरी टाइट हो जाती है। ठीक है। तो एक दिन पहले तो उसको जैसे आज शाम को उसको उल्टी लगी तो अगले दिन पोटी आएगी। हम्म खांसी होती है पहले, खांसी होने के बाद में सारा जो है खाना पीना निकल जाता है, उसके बाद हम्म कुछ नहीं खाता हो, और हम्म सवेरे फिर पोटी होती है। हम्म। ये उसको जो है जो प्रेशर लगाने की वजह से डब्ल्यूडी एरिया में दर्द आ रहा है, और हाँ इसको जो है आप राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट यूज करें इसके लिए। राउंड नॉर्मल 1 पॉइंट लीवर 1 पॉइंट म्यूकस ये यूज कीजिए, हाँ उससे जो है हाँ वो बेटर हो जाएगा। मोशन डेली पास आउट करने लगेगा तो ये डब्ल्यूडी का पेन भी निकल जाएगा। हाँ। बस वो आज आए थे दिखाने के लिए, मुझे जी हो सकता है, लेकिन डेली आओगे हाँ तभी। बोला हाँ जी क्या करें, ये बताता ही नहीं, हमें इसकी हरकत देखनी पड़ती है कि आज ये पोटी करेगा। हाँ हाँ। तो 3 3 दिन तक कॉन्स्टिपेशन ऐसी है तो एक्टिंग ये करता बड़ा है मतलब। कंडीशन ठीक नहीं है। डेली हाँ, मोशन जाना चाहिए बच्चों को। डेली पास आउट होना चाहिए। हाँ जी। बताया था उनको, उन्होंने बोला सारी चीज खा लेता है, लेकिन ये पता नहीं क्या बात, हम्म। भाई रोकता है। फिर बच्चे ने बताया भी, बोला मैं कई बार रोक लेता हूँ। हाँ, रोकने की वजह से भी तो बीमारियां आती हैं बहुत सी। हाँ, भाई रोकता क्यों है, क्या प्रॉब्लम है ये बताओ ना पहले। सही है। खेल खेल में बच्चे रोक लेते हैं। बिल्कुल चलो ठीक है, ठीक। उसका भेजियो जो बिटिया का बताया था ना, हाँ कल हाँ, भेजियो एक बार। उसका बिटिया का देखेंगे अपन, है ना। मेरा तो बेटा भी ऐसे करता था सर। अच्छा है। तो मैं कहती थी क्यों, मम्मा मन नहीं कर रहा था, खेल रहा था ना। हाँ, वैसे उनकी हैबिट अगर बना देना, टाइम उनका सेट हो जाए, तो फिर वो हाँ टाइम पे भाई आपको इस टाइम पे कुछ करना ही नहीं, आप फ्री आप जाइए वॉशरूम करके आइए, तो फिर वही वो तो। टाइम शेड्यूल बन जाता रोक है। कैसे सकते हो आप इन चीजों को, मम्मा हम्म। खेलने में मन था ना, मन नहीं कर रहा था जाने का। अजीब ही आर्ग्यूज होते हैं सर बच्चों के। सही है सही है सही है। ठीक है, चलिए तो क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय गुरु जी, जय नीरज। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा टॉपिक लेके आए आप। बहुत मतलब सोचा नहीं था कि ये चीज सुनने को और समझने को मिलेगी। बहुत नई क्लास थी, जैसा आपने बोला था वैसा आपने किया। थैंक यू सो बिल्कुल। मच सर, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय निरुद्र। थैंक जी, यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।